everyone, a very warm welcome here on the ongoing sessions of quantitative aptitude of our CG student. बच्चों, in the previous classes we have covered number system. Number system में हमने सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए, बुलेटिन क्वेश्चंस किए, एग्जाम्पल सॉल्व किए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे. एंड तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज़ फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन. प्रीवियस डे जो था आपका डे 7 था, उसमें आप टोल्ड यू कि हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बट बच्चा मैंने देखे सारे एग्जाम्पल मॉड्यूल के, बुकलेट के क्वेश्चन, रेपिटी से जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसके क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देते हैं विच इज़ फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस. और इसको जब हम कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम एक साथ क्वेश्चन देखेंगे तो फिर हमें चैप्टर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो देयरफॉर टुडे आई डिसाइडेड कि हम चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं. जब हम फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन से बच्चों स्टार्ट करते हैं तो इतने टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है विच इज़ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड स्क्वायर रूट. ठीक है, बट उससे पहले आपको इसमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना रहता है विच इज़ बॉड मास. ठीक है, सो एज पर योर मॉड्यूल. तो बच्चों, बॉड मास का क्या मतलब होता है कि हमारे पास 4 से 5 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, ना, यही फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं. तो जब हम इन फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये अगर मल्टीपल साइंस एक साथ आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो जब मल्टीपल साइन एक साथ आएंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये बॉड मास हमें बताता है. तो बॉड मास क्या कहता है हमसे, इसके नाम में ही सब कुछ है. बॉड मास बी कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. ओ अगर ऑफ है तो ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आए. एक्चुअली मॉड्यूल में जो आपको दिया है, आपके बॉड मास की जगह डी मास दिया है, दिखा? बॉड मास नहीं दिया बल्कि क्या दिया है, डी मास. मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, पर कह रहा है ऐड 30 एंड 45 एंड देन सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द सन. तो 30 और 45 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या इतना मिल जाएगा, 75. और इस 75 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 20. तो 75 माइनस 20 हमारा कितना हो जाएगा, 55. राइट. फिर बोल रहा है सॉल्व 10 10 10 10 10. अब 10 10 10 10 हमें सॉल्व करना है. तो ये 10 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स. तो 5 10s आर कितना हो जाएगा, ये 5 10s आर विल बी 50. फिर ये बॉड मास का एक्चुअल क्वेश्चन है. कह रहा है इसे सॉल्व करो. क्या दिख रहा है, ये 6 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 72 डिवाइड बाय 8 एंड माइनस 9. तो सबसे पहले बोलते थे बॉड मास, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें तो 6 4s आर 24. ब्रैकेट सॉल्व कर दिया हमने. फिर ये इतना कुछ हमें दिख रहा है. अब इसमें फिर हमें डिवीजन सॉल्व करना रहता है सबसे पहले. तो हम इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देंगे. तो 24 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा, 2. और 72 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा, 9. बीच में प्लस साइन था और ये बाद में माइनस 9 भी था. सो ये प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल, योर आंसर विल बी 2. सो इसको सॉल्व करके वी गेट आंसर व्हाट, 2. तो इस तरीके से हम बॉड मास का ध्यान रखते हैं. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे इसे सिंप्लीफाई करने को बोला है मॉड्यूल में ही. 24 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो बॉड मास, फिर से देखो बॉड मास. तो आपको सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना रहता है. तो डिवीजन ये रहा, 4 डिवाइड बाय 2. 4 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा आपका, 2. फिर इसके बाद क्या सॉल्व करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन. सो 2 3s आर 6 और 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 18. सो 18 विल बी योर आंसर. फिर इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करने को बोला है तो पहले डिवीजन करेंगे. 24 डिवाइड बाय 4 6, 6 मल्टीप्लाई 3 इज 18 और 18 प्लस 2 इज 20. सो योर आंसर विल बी 20.
इस तरीके से अब इसे सॉल्व करना है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -20 प्लस माइनस -8 डिवाइड बाय प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी हमें इतने सारे साइंस दिख रहे हैं साथ में, तो जब हमने बॉड मास लिख लो तो क्लियर हो जाएगा कि पहले हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें ये। अब बच्चे से समझ नहीं पाते कि ये क्या है, ये ऐसा है -8 डिवाइड बाय -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 and 2 4s are 8 प्लस 2 4s are 8 तो 4 आ जाएगा। सो -20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इस पूरी जगह क्या आ गया +4। अब माइनस का साइन है, प्लस का साइन है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले सॉल्व क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 4 3s are 12 और -12 प्लस 8 इज -8 एंड दैट विल बी योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ना फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, सेम ही दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो फिर आपको समझ में आ रहा है इस डिवीजन को सॉल्व करना रहेगा। तो -5 माइनस माइनस प्लस 48 डिवाइड बाय -16 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसी के बच्चों यहाँ लिख लो अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो, 48 डिवाइड बाय -16, तो 16 1s are 16, 16 3s are 48, पर ये माइनस साइन भी था, तो इसे सॉल्व करके क्या आया -3, तो इस पूरी जगह में क्या लिखूंगी -3। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -3 -12, इस सब को ऐड कर देंगे, दैट इज हाउ वी गेट आवर आंसर। तो -5 -3 is -8, -8 -12 is -20 and that will be your answer. Now next क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 52 minus this, 52 minus 2 multiply by 6 plus 17. So bracket solve करा तो 6 2s are 12 plus 17. 52 minus 12 is 40, 40 plus 17 is 57 and that will be your answer. बॉड मास इजी है, तो इसी तरीके से मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं, तो 2-4 इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करके देखो। 3 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, सारे क्वेश्चन बाद में कर लेना, अभी फ़ौरन ये वीडियो देखते देखते फटाफट से इन 3 मिनट सॉल्व दीज फ्यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो, एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो और एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो। चलो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ फटाफट इन 3 मिनट्स। तीन मिनट में फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बॉड मास में इतने क्वेश्चंस थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़े से प्रैक्टिस और क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लो। 2-3 क्वेश्चन 3 मिनट में फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। कितने सॉल्व हुए?
2 मिनट हो गए, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए बच्चों? 45 मिनट लेफ्ट। डन। आई होप आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर किया हो। सो ये था हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक बहुत छोटा सा था। नाउ कम्स हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, जब भी हमें दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होगा, जब भी हमें टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होगा, दो क्वांटिटीज़ हैं हमारी पास, लेट्स से एक x है और एक y है। तो अगर मुझे इसका कंपैरिजन करना है तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को मैं क्या कर सकती हूँ? डिवाइड कर सकती हूँ। तो वो क्या बन जाता है? रेशियो बन जाता है। हम उसे बोलते हैं x:y। ठीक है, x बाय y। अब रेशियो यही रेशियो है। जैसे लेट्स से एक क्लास थी, एक क्लास में 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। यही रेशियो कहलाता है। अब किसी भी रेशियो की जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक x और एक y। तो नॉर्मली हम इसे क्या बोलते थे? हम इसे बोलते थे न्यूमरेटर और इसे हम क्या बोलते थे? डिनोमिनेटर। पर रेशियो की टर्म्स में मैं इसे क्या बोलती हूँ? एंटीसीडेंट, और इसे मैं क्या बोलती हूँ? कॉन्सिक्वेंट। सो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर दी टू रेशियोज। फिर हम आए किस पे? प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अब कभी भी जब आपको दो रेशियोज को कंपेयर करना होगा, दो नंबर को नहीं, हमने अगर दो रेशियोज को ही कंपेयर कर दिया विथ इक्वालिटी साइन, विथ इक्वालिटी का साइन, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशियो होता मेरे पास a/b और एक और रेशियो होता मेरे पास c/d। दो रेशियोज हैं, इन दोनों रेशियो को मैंने कंपेयर कर दिया विद इक्वल साइन, तो ये क्या बन जाता है? ये प्रोपोर्शन बन जाता है। और इस प्रोपोर्शन को डिनोट कैसे करते हैं? इस प्रोपोर्शन को हम डिनोट करते हैं a:b, और 4 बार डॉट्स बनाएंगे तो इसे रीड करते हैं इज इन प्रोपोर्शन विथ c:d। सो a:b इज इन प्रोपोर्शन विथ c:d। अब देखो यहाँ पे ये जो दो नंबर हैं आपको बीच में दिख रहे हैं, ये जो दो नंबर्स हैं आपको बीच में दिख रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शंस। ठीक है, इन्हें बोलते हैं मीन वैल्यूज। और ये जो दो नंबर्स हैं ये हमें कोने कोने में दिख रहे हैं, और कोने कोने में दिख रहे हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। तो हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। सो मीन प्रोपोर्शंस या एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस या मीन वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a × d इज इक्वल्स टू b × c। अब देखना, ये a और d क्या थी? कोने कोने वाली वैल्यूज, और b और c क्या थी? बीच बीच वाली वैल्यूज। तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन किसकी इक्वल हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। सो ये था हमारा प्रोपोर्शन। जैसे कि मान लो क्वेश्चन देखो, अब आपसे बोल रहे हैं ये बताओ प्रोपोर्शन में है या नहीं है। आप कैसे बताओगे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है? तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की हेल्प से बताओगे आप। मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले का, ये एक्सट्रीम वैल्यूज थी ना, तो फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई के इक्वल आया तो वो प्रोपोर्शन में होगा। तो 6 4s are 24 और 12 2s are also 24 इक्वल आ रहा है, मतलब ये प्रोपोर्शन में है। लेकिन कंपैरिजन करें इसका तो 2 5s are 10, लेकिन 4 3s are
12। तो क्या 10 12 के इक्वल होता है? नहीं। तो दिस नंबर इज नॉट इन प्रोपोर्शन। सो ये है हमारा प्रोपोर्शन। ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, बोल रहे हैं 1/2, 1/3, 1/x, 1/5 इज इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, ये पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाली और इस वाली वैल्यू का। अब हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 1 1 जार 1, 2 5 जार 10, 1 1 जार 1, 3x इंटू 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3x इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10। तो 3x इज इक्वल्स टू 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 10/3। x की वैल्यू कितनी हो गई? 10/3 एंड दैट विल बी योर आंसर। सो इस तरीके से ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स है। ठीक है। इस तरीके से ये वाली वैल्यू आप लोग फाइंड करके देखो क्या आ रही है। 2, 10, 5 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से सॉल्व करके देखो। तो x की वैल्यू क्या होगी? सो 2 और 10, तो नहीं, इनको थोड़ी करते, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5, तो 2x इज इक्वल्स टू 50। सो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 25। ठीक है। सो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 25। अच्छा, अब कुछ टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास होते हैं। अभी तक बच्चों क्या हो रहा था हमारे पास? अभी तक हमारे पास आ रहा था A:B:C:D। 4 चीज़ें थी। लेकिन अगर मेरे पास रेशियो होता A:B, B पे ख़त्म करा फिर B से शुरू कर दिया, B:C, तो ये क्या कहलाता है? ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाता है। तो ये A/B और B पे ख़त्म हुआ था तो B से ही शुरू हुआ। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? A इंटू सी इज इक्वल्स टू B इंटू बी। सो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। सो B इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AC। सो ये जो B है हम इसे ही क्या कहते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हम इसे ही क्या कहते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। B इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू सी। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे फाइंड द continued proportion of 3 and 5। So 3 और 5 का continued proportion फाइंड करना है तो क्या करेंगे? जो दोनों नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में पुट कर देंगे। सो 5 3s are 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज योर आंसर। इस तरीके से लेट्स से होता मेरे पास फाइंड द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ x स्क्वायर y एंड y क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए? जो दोनों नंबर दिए होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो सॉरी। तो मल्टीप्लाई करके क्या किया? स्क्वायर रूट। सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? देखना, ये 2 बार x था और ये 2 बार x था, तो टोटल कितनी बार हो गया? 4 बार। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4 टाइम्स। और यहाँ पे 1 बार x था और y था और 3 बार, तो y इंटू वाई क्यूब कितना हो गया? y की पावर 4। इसे हमें कैंसिल करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 2 के पेयर बना दो। तो हमने यहाँ पे 2 के पेयर बना दिए। तो b की वैल्यू, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर y का और एक पेयर y का। सो ये हमारा आंसर हो गया x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सो इस तरीके से हम क्या सॉल्व करते हैं? प्रोपोर्शन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब कुछ टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन कुछ टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन और होते हैं हमारे पास। कुछ टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास और होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन,
अभी तो हमने एक टाइप पढ़ा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया, 2 नंबर दिए होंगे उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है। फिर आता है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन और एक होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन मतलब आपको 2 वैल्यूज दी होंगी ए और बी की, आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाता है? जो ये बी है इसका आप स्क्वायर करोगे और डिवाइड कर दोगे ए से, तो उससे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। और फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब ए बी और सी 3 वैल्यूज दी होंगी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे तो क्या करेंगे? बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 एंड 6, तो क्या करेंगे? इस 3 जो लास्ट के 2 हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। सो 18 डिवाइड बाई 2 आपको क्या मिल जाएगा? 9, ठीक है। सो इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। बोलते थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं? 2 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते थे? सेकंड वाले का स्क्वायर करते थे और फर्स्ट से डिवाइड कर देते, तो थर्ड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 तो आ जाता 9/2 मतलब 4.5। तो इस तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मेन बात आई, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में आया भी है, कंसेप्ट फॉर वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम रेशियो के कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आपसे बोला अकाउंट्स में भी पढ़ते हो आप, ये डिवाइड 350 इन द रेशियो 2:3, ठीक है। 350 को आपको 2 लोगों में डिवाइड करना है 2:3 के रेशो में, तो रेशो आपको क्या दिया है? 2:3, और कितने लोगों में डिवाइड करना है? 350 रुपए को 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है। तो एक्चुअल में ये 2:3 का क्या मतलब है? 2x और 3x। मुझे 2x पार्ट मिलेगा, आपको 3x पार्ट मिलेगा, अपन दोनों के पार्ट मिला के क्या आना चाहिए? 350, तो 2x प्लस 3x मस्ट बी व्हाट? 350। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x। 5x तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 350 डिवाइड बाय 5, और 350 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 70। अब मुझे कितना पार्ट मिला था? मुझे पार्ट मिला था 2x, तो 2 × 70 मतलब मुझे मिल जाएंगे 140 रुपये। और आपको कितना पार्ट मिला था? 3x, तो 3 × 70, और 3 × 70 कितना हो जाएगा? 210। मतलब अगर मैंने 350 को 2 लोगों में डिवाइड किया इन द रेशियो 2:3, तो पहले वाले को 2x मिलेगा, x का मतलब है पार्ट, 2x मतलब 2 पार्ट्स उसे मिलेंगे, 3 पार्ट्स मुझे मिलेंगे। तो उस पार्ट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कि एक जो हिस्सा है वो कितने का है। तो एक हिस्सा 70 रुपये का था, तो 2 हिस्से मुझे मिल गए 140, 3 हिस्से आपको मिल गए 210, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स से डिवाइड करो आप, लेट्स से डिवाइड करो 1000 इन द रेशो 3:2, फिर से, ठीक है। 3:2 मतलब कोई जो A पर्सन है उसे 3x मिलेंगे और जो P पर्सन है उसे 2x मिलेगा, राइट। और दोनों को मिला के कितने पैसे हो गए? 5x। अब ये 5x किसकी इक्वल हो जाएगा? 1000 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 200 रुपये, राइट। तो इसको 3x पार्ट मिलना था, तो 3x मतलब इसको 600 रुपये मिल जाएंगे, और ये 2x था, तो 2 × 200 इज 400, तो मुझे 600 और आपको 400। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसी पे आपकी सैम्पल बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखो क्या कह रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन कह रहे हैं देयर आर 63 स्टूडेंट्स अवेलेबल इन 8th क्लास। 8th क्लास में कितने लोग हैं? 63।
The number of students who wants to study Sanskrit and the number of students who wants to study mathematics is expressed in the ratio 5:2. तो जो बच्चे मैथ्स संस्कृत पढ़ते हैं और कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं और उनका रेशियो क्या है 5:2. तो आप फौरन समझ गए कि संस्कृत पढ़ने वाले 5x हैं और मैथ्स पढ़ने वाले 2x हैं. और क्वेश्चन में बोल दिया है टोटल स्टूडेंट कितने हैं. क्वेश्चन में बोल दिया है टोटल स्टूडेंट हैं 63. तो अगर हम देखें तो टोटल स्टूडेंट मतलब 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 63. 7x 63 तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 9s are 63. तो बोल रहे हैं फाइंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी संस्कृत एंड हु वांट्स टू स्टडी मैथ्स. बोल रहे हैं संस्कृत पढ़ने वाले कितने थे और मैथ्स पढ़ने वाले कितने थे. सो संस्कृत पढ़ने वाले 5x थे तो 5 × 9 45 और मैथ्स पढ़ने वाले 2x थे तो 2 × 9 is 18. संस्कृत पढ़ने वाले 45 और मैथ्स पढ़ने वाले 18. ठीक है. इस तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं R and S started an electronic shop and decided to divide the profit between them in a ratio 7:5. The total profit from that shop is 12,000 by the end of the financial year 2022. What will be the individual profit share of both R and S? तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था R और S को 7:5 का और टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 12,000 का. तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x. 7x प्लस 5x मतलब 12x. 12x किसके इक्वल आ गया 12,000 मतलब x की वैल्यू कितनी है 1,000. तो R को मिल रहे थे 7x मतलब R को मिल जाएंगे 7,000 रुपये और S को मिल रहे थे 5x तो S को मिल जाएंगे 5,000 रुपये. सिंपल सी बात है. ठीक है. फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 इफ अभिषेक ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 5 घंटे हाउ मच ट्रैवल इन द टाइम ऑफ 8 आवर्स. अगर अभिषेक 25 किलोमीटर चल रहा था 5 घंटे में तो 1 घंटे में कितना चलेगा 25 डिवाइड बाय 5 मतलब 5 किलोमीटर. 1 आवर में कितना चला वो 5 किलोमीटर तो 8 आवर में कितना चलेगा 5 × 8 मतलब 40 किलोमीटर. ठीक है. फिर से अभिषेक 25 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा था तो 1 घंटे में कितना चला 25 बाय 5 मतलब 5 किलोमीटर. 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर 2 घंटे में 10 3 घंटे में 15 तो इसी तरीके से 8 आवर्स में वो कितना चलेगा 40 किलोमीटर. क्लियर है. क्लियर है बच्चों. सो इस तरीके से ये आपके कुछ रेशियोज के क्वेश्चन थे. फिर बोल रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर हु सम इज 88 एंड दे आर रिटन इन द रेशियो 4:4. हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं जो किस रेशियो में हैं 4:4 और उनको सम करके कितना आ रहा है 44. तो रेशियो फिर से आपको कितना दिया है 4:4 मतलब A का पार्ट 4x है और B का पार्ट भी 4x है और वो नंबर क्या है वो नंबर है आपका 88. तो 4x प्लस 4x कितना हो गया 88. 8x कितना हो गया 88 तो x की वैल्यू क्या हो गई 11. अब x की वैल्यू 11 है तो a की वैल्यू 4x थी तो 4 × 11 4 × 11 मतलब 44 और b की वैल्यू भी 4x थी तो b की वैल्यू भी क्या हो गई 44. तो दो नंबर जिनका सम 88 है वो क्या है 44 एंड 44 उनको ही ऐड करके क्या आएगा 88. ठीक है. अभी मैंने कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आपके लिए लिए हैं. ठीक है. तो फटाफट इसे 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं आप लोग. आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. 5 क्वेश्चन हैं तो लेट्स से 5 मिनट 5 मिनट में सब ये सॉल्व कर रहे हैं फटाफट. इन अ फ्रूट बास्केट देयर आर 12 एप्पल्स एंड 8 ऑरेंजेस. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस. बड़ा क्वेश्चन है. इसी तरीके से सेकंड भी इजी है, थर्ड भी इजी है, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ भी इजी है. 5 मिनट में नहीं 1 मिनट में ही हो जाना चाहिए. फटाफट से रीड कर रहे हैं और लिख रहे हैं. फटाफट से रीड कर रहे हैं और लिख रहे हैं.
2 मिनट्स, 5 मिनट के तो क्वेश्चन नहीं है बट 2 मिनट्स के हैं। ओके, मतलब इसमें सिर्फ रेशो ही फाइंड करना था। 12:8, 3:2, 15:10 ऐसे इस तरीके से ये सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं फ्रॉम आर APT की बुकलेट। सो पहला टॉपिक हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। If the ratio of boys to girls is in a class is 3:2 and there are 14 girls, how many boys are there? तो रेशियो कितना था 3:2, किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का। और अगर गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स अगर 14 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे। इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखना 2 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 14 आ जाए, 7 से। तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। सो 7 3 are 21। शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। पर अगर लॉन्ग करना है तो क्या करोगे, 3x प्लस, मतलब ऐसे करेंगे कि गर्ल्स की, बॉयज़ कितने होते हैं, बॉयज़ होते हैं 3x और गर्ल्स कितनी होती हैं 2x। पर गर्ल्स तो हमें दी थी कि गर्ल्स 14 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये हो जाएगा 3 × 7, 3 × 7 21 है वही, पर शॉर्ट में भी कर सकते थे, ठीक है। फिर हमसे बोल रहे हैं अगर 4 एप्पल्स 200 के हैं तो 6 एप्पल्स कितने होंगे, ईजी है, ठीक है। फिर ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। सो ये इजी क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी देर ओपन किए हैं, आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो हम वापस चलते हैं हमारी स्लाइड्स पे। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है नीचे, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। सो कह रहे हैं रेशियो इज अ रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग 2 पैरामीटर्स साइड बाय साइड यूजिंग द ऑपरेटर विच मैथमेटिकल ऑपरेटर इज यूज्ड इन दिस। तो रेशियो को किससे करते हैं हम, डिवीजन से। 2 नंबर होते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं, बीच में डिवीजन का साइन लगा के। द रेशियो बिटवीन x एंड y कैन बी स्टेटेड एज x/y, ठीक है। x इन द रेशियो a is to b, द फर्स्ट टर्म a is called, इस ऊपर वाली टर्म को क्या कहते थे, एंटीसीडेंट, और इस नीचे वाली टर्म को क्या कहते थे, कॉन्सिक्यूएंट। फिर अगर a is to b c is to d के बराबर है तो d क्या होगा, d ये कौन सा प्रोपोर्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर a is to b, b is to c, देखो ये इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन, और फिर ये क्या कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। 3 ही है ना, a, b और c, तो c का नाम क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। बोल रहे हैं अगर 8 is to 12, 12 is to x के है, तो थर्ड प्रोपोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 नंबर्स होंगे। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करो, फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो। तो 144 डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया 8 1s are 8, 9 10 64, 8 8s are 64, तो हमारा आंसर हो गया 18। थर्ड प्रोपोर्शन क्या बताया था मैंने कि 2 नंबर्स दिए होंगे तो b² कर देना। तो 8 और 12 2 नंबर दिए ना, तो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। फिर बोल रहे हैं a b c d, देन a एंड d आर नोन एज, a और d क्या होती थी हमारी, एक्सट्रीम टर्म्स, b और c हमारी क्या होती थी, मीन टर्म्स।
In case of proportion, product of mean is equals to product of extreme term. Which of the following is used to express a proportion? डबल कॉलन, बीच में डबल कॉलन आता है. Which of the following is used to express a ratio? सिंगल कॉलन, एक ही बना रहेगा, है ना. फिर नेक्स्ट आया, देर आर 72 स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ 12th क्लास. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी मैथ्स, आईपी और मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं? 5:3. 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8. 8x 72 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9. तो मैथ्स पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 5 × 9 45 और 3 × 9 27. नेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चन है, ABC started a grocery shop and decided to divide the profit between them in a ratio this. The total profit from the share is this. What will be the individual profit of A and B and C? अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर सेम ही है. देखना, अगर हम इस सेम क्वेश्चन की बात करें तो रेशियो हमारा कितना दिया है? 5, 3 और 2. 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 3 10, 10 + 2, 5 और 3 8, 8 2 10. तो 10x किसके इक्वल हो गया? 3 4 5 7 0 0. सो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 4 5 7 0. तो आपसे बोला ABC का शेयर कितना होगा, तो A का शेयर कितना होगा? 5x. तो 5 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई विथ 3 4 5 7 0. तो 5 zeros are 0, 7 5s are 35, 5 5s are 25, 26 27 28, 5 4s are 20, 22, 5 3s are 15, 16 17. तो 172850. B और C सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा. B कितना होगा? B को कितने पैसे मिले हैं? B को पैसे मिले हैं 3x और C को कितने पैसे मिले हैं? 2x. तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं. फिर बोल रहे हैं, इन बैग ग्रीन बॉल्स एंड वाइट बॉल्स आर इन द रेशियो. तो रेड बॉल्स कितनी होंगी? हाँ बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है. यहाँ ग्रीन बॉल और यहाँ वाइट बॉल दिया है, तो रेड बॉल कैसे बता दूँ भाई मैं. फिर बोल रहे हैं, द सैलरीज ऑफ सोहन एंड कमल इज इन द रेशियो इज दिस. इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 30,000, then the new ratio become 9:12. what is the सोहन सैलरी? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है. सोहन और कमल की सैलरी कितनी थी? 3:5. इफ द सैलरी ऑफ ईच, तो सोहन की सैलरी S और कमल की सैलरी K. तो अब अगर इसकी सैलरी इंक्रीज हुई, तो सोहन को अगर पहले S रुपए मिल रहे थे, तो 30,000 से इंक्रीज हो गई, तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 30,000. कोमल को 30,000, तो 30,000. तो अब ये रेशो कितना बन गया? 9:14. तो हमसे बोल रहे हैं सोहन की सैलरी फाइंड करो. और सोहन की सैलरी कितनी थी? सोहन की सैलरी, तो इस तरीके से हम को ये रेशो मिल जाएगा. बट ये ऐसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है. ये हम इस तरीके से तो सॉल्व नहीं करते, हम इसको सॉल्व करते हैं ऑप्शन अप्रोच से. आप देखना ऑप्शन अप्रोच से कैसे सॉल्व होगा. सोहन की सैलरी कितनी आ गई? 1,80,000. सोहन की सैलरी कितनी हो गई? 1,80,000. ठीक है, ओके. सोहन की सैलरी 30,000 बढ़कर 80,000 हुई है. तो अगर 30,000 हटा दें तो 30,000 हटा दें तो बचेगी 15,000. मतलब 15, मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चों, एक्चुअली ये 1000 नहीं lakh है. सोहन की सैलरी कितनी? 1,80,000. अगर अभी सोहन की सैलरी 1,80,000 है, तो 30,000 इंक्रीज हुई थी, तो वो 30,000 हमने माइनस किया, तो सोहन की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख रुपए. ठीक है. अच्छा, अब ये सोहन की सैलरी हमें पता चल गई. ये सोहन की नई सैलरी, ये सोहन की पुरानी सैलरी. अच्छा देखो, सोहन और कमल का सैलरी का रेशो कितना दिया था? 9/14. ठीक है. तो हमारे पास सोहन की सैलरी आ चुकी है कितनी? हमारे पास सोहन की सैलरी हमने मान ली कितनी? 1,80,000. तो सोहन की सैलरी अगर 1,80,000 है, 1,80,000 है, तो कमल की सैलरी कितनी हो जाएगी? कमल की सैलरी हो जाएगी 1,80,000
मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 9. सो 9 1s are 9, 9 2s are 18 और ये 1 2 3 4 0 आ गए. तो 22 इंटू 4 28. तो ये हो गई 2,80,000. तो कमल की सैलरी कितनी हो गई? 2,80,000. ठीक है. अब 30,000 इसमें से भी माइनस कर दें. 30,000 इसमें से भी माइनस करें तो ये कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख. कमल की सैलरी कितनी हो गई? 2.5 लाख. ये नई वाली सैलरी की मैं बात कर, मतलब कमल की नई वाली सैलरी कितनी थी? 2,80,000. और पुरानी वाली सैलरी कितनी? 2,50,000. ठीक है. अब हम सोहन और कमल की सैलरी का रेशियो फाइंड करते हैं. सोहन की पुरानी वाली सैलरी कितनी? 1.5 लाख रुपए. नई वाली सैलरी कितनी? 2.5 लाख रुपए. सो ये कैंसिल हो गया और 5 3s are 15, 5 5s are 25. तो रेशियो कितना आ गया? 3:5. यही तो बोला था. तो इसी वजह से ये सेटिस्फाई कर गया. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एवरेज का. सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. नहीं समझ में आया तो इसे फिर से रिपीट करके देखो, समझ में आएगा. ठीक है. सो ये आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के, विच इज़ BODMAS एंड रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस. नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. हैव अ गुड डे. बाय बाय. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें.